नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा विधानसभा में कथित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े घोटाले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। सदन में घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सीएम नायब सैनी ने आश्वस्त किया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल सरकार के एक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, रिकवरी के बाद भी हंगामे की वजह क्या है और 590 करोड़ की घोटाले की जांच कहां तक पहुंची, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े घोटाले पर सोमवार को हुए हंगामे के बाद तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर बैंक घोटाले का मामला जोरदार ढंग से उठा। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि गड़बड़ियों का पता बैंक ने लगाया है, ऐसे में सरकार बताए कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की है। अभी जवाब नहीं दिया, जो हम संतुष्ट नहीं है इनके जवाब से। ये कहा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जबकि बैंक बड़ी स्मार्टनेस दिखा रहा है, बहुत तेजी से चला। बैंक ने तो अपने 4 एम्प्लॉय भी सस्पेंड कर दिए, आगे भी उसके लिए करवा दिया। भी आप बाहर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जबकि वो कह रहे भाई हमारे को पता था, तो अब तक क्या एक्शन लिया है, क्यों रिपोर्ट आई है, किसने है, क्योंकि ये तो बैंक की पहल पे रिपोर्ट आई है, तो इसका सब पूरा होना चाहिए। और जो भी इसमें दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक सरकारी विभाग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से अपना खाता बंद कर फंड दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। बैंक को खाते में मौजूद राशि और रिकॉर्ड में दर्ज राशि के बीच भारी अंतर मिला। बैंक की आंतरिक जांच में ये पता चला कि चंडीगढ़ स्थित शाखा के कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत कर सरकारी धन के साथ धोखाधड़ी की है। बैंक ने खुद इस 590 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा करते हुए मामले की सूचना बैंकिंग नियामक को देने के साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। मंगलवार को तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने तीसरी बार इस मामले पर जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सरकार की 8 विभागों की राशि आईडीएफसी बैंक में जमा थी। सबसे अधिक 200 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की थी। सरकार ने 556 करोड़ की राशि बैंक से वापस हासिल कर ली है। मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है। बहरहाल बैंक घोटाले को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में है। विधानसभा में मामला उठने के बाद एसीबी ने पंचकुला सेक्टर 17 स्थित थाने में एफआईआर दर्ज की है। जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इधर गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 संदिग्ध अधिकारियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी से फॉरेंसिक ऑडिट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब सभी की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं। तो सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, रिकवरी के बाद भी हंगामा क्यों हो रहा है, जांच कहां तक पहुंची है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करवा देती हूं। भाजपा प्रवक्ता रविंदर सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्तिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रजत जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में रविंदर जी आपके साथ करना चाहती हूँ। विपक्ष इसे जनता के पैसों की लूट बता रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि भाई हमने 24 घंटे में रिकवरी कर ली है, जांच कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार की मंशा क्या है, क्लियर कर दीजिए। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम, साथ ही प्रवक्ताओं को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी दोनों के होते हुए हरियाणा की जनता का कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो बात की जा रही है, वो जो पैसे हैं सारे का सारा पैसा 22 करोड़ के ब्याज के साथ 24 घंटे के अंदर वापस हरियाणा सरकार के खाते में जमा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा विधानसभा में यह जानकारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो इस प्रकरण में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य के अंदर भी ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि आईडीएफसी जो ये फर्स्ट बैंक है, सिर्फ एक ही शाखा चंडीगढ़ के अंदर कुछ कर्मचारियों के द्वारा ये जो गबन जो है वो किया गया है। आज हरियाणा में शासन व्यवस्था बदल गई है। आज पहले वाला समय नहीं है, अब जनता की एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी आज 556 करोड़ रुपए, जिसमें ब्याज के 22 करोड़ भी शामिल हैं, वो कैसे 24 घंटे के अंदर हरियाणा सरकार के खाते के अंदर वापस जमा कराए हैं। बाकी रही जो भी ये बात हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, वो उस प्राइवेट बैंक के अंदर हुई है और उसके लिए भी आरबीआई और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आज बयान दिया गया है कि प्राइवेट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ी पकड़ी है और डिपार्टमेंट एक्शन लेकर के संदिग्ध खातों पर रोक लगाकर और जांच पूरी होने तक कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में आज कहा है कि जांच समयबद्ध होगी और रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी और जिस भी कर्मचारी अधिकारी की भूमिका उसमें मिलेगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में अब ई टेंडरिंग प्रणाली है और डिजिटल भुगतान प्रणाली है। इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हमने सशक्त किया है और समय समय पर यदि किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वित्तीय गड़बड़ी में जैसा आपने बताया मुस्कान जी के फोरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर यदि किसी केंद्रीय एजेंसी की भी जरूरत पड़ी तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, अब क्या दिक्कत है? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई सो रही है सरकार, ये तक कहा गया नेता विपक्ष की ओर से, लेकिन अब तो त्वरित एक्शन लिया गया ना। 24 घंटे के अंदर सारी राशि वापस आ गई है, जांच कमेटी का भी गठन हो गया है, वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच करने वाले हैं। अब क्या परेशानी है? मुस्कान जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी पैनलिस्ट साथियों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कोई भी सरकार होती है तो उसका सबसे बड़ा ध्येय जनता के प्रति जो होता है वो होता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का। और बीजेपी सरकार हरियाणा में ये अपना सारा ध्येय खो चुकी है, जनता से विश्वास खो चुकी है। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, पारदर्शिता है नहीं, आपके सामने जो आ रहा है वो सामने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है आपको, या आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफसी जो बैंक है उसमें आपकी सरकार की उपलब्धि नहीं है कि वो सामने आया है 590 करोड़ का घोटाला। ये बैंक ने पकड़ा है और उस बैंक ने ही इसको उजागर किया है, तब आपके सामने आया है। और जो आप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर उस पैसे को वापस रिकवर कर लिया, वापस रिकवर करना पैसा या घोटाला या इन चीजों को ये मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है
कि जो जनता ने आपकी सरकार बनाई है तो जनता क्या उस जनता का पैसा और जनता क्या सुरक्षित है? नहीं। आज इस सरकार के अंदर ना तो जनता सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उनका पैसा सुरक्षित है। उनकी चल अचल संपत्ति सब बिल्कुल ऐसे ही बेजान छोड़ दी गई है, क्योंकि सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान दे रही नहीं और सरकार की कोई भी निगरानी कमेटी ऐसी नहीं है जो इस पे सीधा ध्यान दे। और ये सरकार तो घोटालों की सरकार बनती जा रही है। धान घोटाला, फिर उसके बाद कौशल रोजगार में घोटाला, फरीदाबाद में स्कैम हुआ वो, और श्रम रोजगार में तो इन्होंने हद ही कर दी। 1500 करोड़ का घोटाला है जिसके अंदर सिर्फ 14,000 रजिस्टर्ड मजदूर पाए गए, जबकि 1,93,000 फर्जी मजदूर उसके अंदर पाए गए। तो ये एक बड़ा स्कैम है। तो ये सरकार जब इस तरीके के जो स्कैम हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और उन पे क्या कार्रवाई की है अब तक सरकार, ये तो ठीक है अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 24 घंटे के अंदर पैसा वापस ले लिया, लेकिन सरकार बताए ना कि कौन से इसमें कर्मचारी लिप्त हैं, किन किन के ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं। और सरकार ये बताए कि जो पिछले घोटाले हुए हैं उनमें सरकार ने कितने एक्शन लिए। अब धान घोटाले के लिए कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के हम सड़कों पे उतर के कहते रहे कि बाहर से धान आ रहा है, मंडियों में घोटाला हो रहा है, आपके पोर्टल में फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। तो जब सारी चीजें उजागर हुई, जब जाके शेलर से उजागर हुई, तब पता लगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो सरकार बार सोती रहती है, जागती कब है? सरकार के ऊपर हमारा सीधा आरोप ये है कि आप जो जनता से वादा किया था कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, आप उस वादे से बिल्कुल उसमें खत्म हो चुके हैं, उस वादे से हट चुके हैं। और आपको अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो सरकार में रहने का बीजेपी को कोई हक नहीं बनता है। ठीक है रविंद्र जी, इस पर आपका छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि निगरानी व्यवस्था में खामियां हैं, इस वजह से इस तरह के घोटाले उजागर नहीं हो पाते और सीधे तौर पर जो जनता के पैसे हैं उनकी चोरी होती है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ जाकर के देश और प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहा है। इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय के अंदर तो ये प्रणालियां नहीं थी। सब मुद्दे हैं, डिजिटल प्रणाली हमने बनाई, जो ई ट्रेंडिंग की है ये हमने की है। आज जो है आज गड़बड़ी पकड़ी जाती है। आज जहां पर भी कोई डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी होती है तो वो पकड़ी जाती है, क्योंकि आज जो पेमेंट प्रणाली है वो डिजिटल है। आज टेंडरिंग ही टेंडरिंग है। इनके समय के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं था। इनके समय के अंदर तो पर्ची चलती थी। इनके समय के अंदर कोई कागज नहीं होता था, कोई किसी प्रकार का कोई ऑडिट नहीं होता था। इनकी सरकारें तो धक्का पेड़ से चलती थी। अब रविंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, क्या वर्तमान में निगरानी व्यवस्था में कुछ खामियां हैं जिन पर काम होगा आगे? निगरानी व्यवस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्णतः डिजिटल है। जहां पर भी थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है, अब ये गड़बड़ी हुई तो साथ की साथ पकड़ी गई। देखिए, गड़बड़ी सिर्फ प्राइवेट बैंक के 4 कर्मचारियों के संलिप्त होने से सरकार ने नहीं पकड़ी है, ये साथ वो पकड़ी गई। पकड़ने के बाद साथ की साथ वो पैसा वापस आ गया। इनकी सरकार के अंदर कभी किसी गड़बड़ी के अंदर पैसा वापस आया क्या? आज हरियाणा की फसलें 24 की 24 एमएसपी के ऊपर बिकती हैं। आज 7 के जो प्रदेश हैं जहां पे कांग्रेस की सरकारें या दूसरे विपक्ष की सरकारें हैं, वो यहां पर फसल बेचने के लिए आते हैं। आज हरियाणा के अंदर यदि ऑनलाइन ई टेंडरिंग है, यदि डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है, तभी तो गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं। और सारी जो एजेंसियां हैं, जैसा मैंने बताया कि 2014 के बाद हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरा मजबूत किया है। साथ के साथ अधिकारी पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको अंदर किया जाता है साथ के साथ। ठीक है, जो पेपर लीक हो रहे हैं मुस्कान जी, जो पेपर लीक हो रहे हैं, मैं मेरे साथी से ये पूछना चाहूंगा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनमें आप क्या कर रहे हो? जो HPSC का जो अभी एग्जाम हुआ था पीछे 2019 की भर्तियां, जो 2026 में रिजल्ट आया, और आपके सवाल नोट कर लिए मैंने, मैं पूछूंगी आगे। मैं सबको, सारे मेहमानों को एक बार जोड़ लेना चाहती हूँ। मैं लौटती हूँ आपके पास। रजत जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इस पर। देखिए, पहली बात तो बोल रहा है तो मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, और अगर आपको 1 to 1 इनको 2-3 बारी काउंटर लेने हैं और मेरा पहला भी जवाब नहीं लेना, तो मेरे को लगता है कि फिर डिबेट में मेरा बैठना एक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर दर्शक को रखकर फिर तो और भी दर्शक हैं।
कोई मैटर नहीं करता अगर मैं बैठूं या ना बैठूं। कम से कम जो ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं कि एक एक मौका सबको दे दीजिए। अगर आपको सारे भरपूर पॉइंट्स मौका दिया जाएगा सर, आप अपनी नहीं, बात पूरी कीजिए। मेरे को मौका डिबेट खत्म होने के बाद नहीं ना लेना। अभी भी काफी इतनी समय उत्सुकता- बचा हुआ रजत जी, मैं आपके नहीं, पास आई हूँ, आप नहीं, अपनी बात वो रखिए। अगर सारे मुद्दे अभी भी कोई बच गए हैं तो अभी भी बहुत उत्सुकता थी। एक दो प्रवक्ता और बोल रहे थे, मुझे लगता है मुझे बैठ के आप नहीं उनको सर, और आपकी समय बारी है, दीजिए, आप कहिए, अपनी बात रखिए। उनको समय दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद अगर कोई मुद्दा बचता है तो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। और वो उसके बाद भी अगर मैं डिबेट में मेरे में इतनी पेशेंस रही कि मैं और लंबे समय तक वन टू वन किसी की सुन सकूं, तब तक ही मैं बैठूंगा उससे। अदरवाइज आप प्लीज मुझे डिबेट में ऐसे मत जोड़िए। मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं कि दोनों को वन टू वन सुनने के बाद और बिल्कुल आखिरी में अगर आप मुझे भाई मौका किसी के देंगे तो सवाल मेरे को- होंगे सर, तो सवाल का जवाब तो लेना पड़ेगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि आपको मौका नहीं दिया गया। आप क्यों नाराज हो रहे हैं सर? क्यों मैम, नाराज हो रहे हैं सर? आपको नाराज होने भरपूर मौका मैं दूंगी, आप मैम, प्लीज मुझे अपनी ऐसे बात मौके नहीं रखिए। चाहिए। आई एम लीविंग द डिबेट, आई एम लीविंग द डिबेट। चलिए कोई बात नहीं सर। राजेंद्र जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इस पर मैं लेना चाहूंगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन की जब कार्यवाही हुई तब भी आईडीएफसी बैंक को लेकर यहाँ पर जोरदार हंगामा हमने देखा। सरकार ने आश्वासन दिया है लेकिन इसके बाद भी हंगामा हो रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस सरकार ने तो अब मुख्यमंत्री जी ने जो है आज घोषणा कर दी स्पष्ट रूप से कि सारा पैसा रिकवर हो गया है, जो ब्याज के समेत 566 करोड़ के करीब वो बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है तो भरोसा किया ही जाएगा। तो क्या माना जाए कि भाई वो उनका जो सदन में जो उनका बयान है वो भी गलत है क्या? ऐसा तो नहीं माना जा सकता ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो जिम्मेदारी के साथ कहा है और पैसा आ गया तो फिर वो तो ये है बाकायदा उसका जो तो आगे की प्रोग्रेस भी सामने आएगी कि पैसा किस तरह से आया और विभाग को वापस मिल गया है। देखिए इस पॉलिसी में गलत यही हुआ है कि प्राइवेट बैंक में पैसा रखा ही नहीं जाना चाहिए था। बाकी तो घोटाला सरकारी बैंक में भी हो सकता है। तो वो बैंक के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि वो जो मिडिल लेवल के कर्मचारी होते हैं उन्होंने घोटाला किया है और उनके हमारे संज्ञान में आए तो हम जांच करके कार्रवाई भी करेंगे। तो बैंक के सीईओ ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक हायर लेवल कमेटी बनाई गई है जो पूरा जांच करेगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भी की सिफारिश करेगी। तो देखते हैं कि सरकार जो है, लेकिन इसमें बेसिक गलती यही है कि प्राइवेट बैंक में तो सरकारी खाता खोलने नहीं जाना चाहिए। जब इतने गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, तो उनमें ही खाता खोला जाना चाहिए। सरकार का पैसा जो है किसी पब्लिक सेक्टर के बैंक में, नेशनलाइज बैंक में ही जमा किया जाना चाहिए। प्राइवेट बैंक में क्या भरोसा? अभी यस बैंक था जो उसका वो दिवालिया हो गया था, तमाम पैसा डूब गया था उसमें भी कुछ हरियाणा का कनेक्शन निकल आया था कि वहाँ भी पैसा जमा है और तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए थे, आलोचना हुई थी। तो ये है कि सरकार को जो है अपनी पॉलिसी जो है ना पहले से सोच समझ के तय करना है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पैसा खा के विदेश भाग रहे। विजय माल्या चले गए थे और वो चले गए थे दूसरे बंधु, वो जो बैंकों का जो पैसा लेके चले गए थे वो दूसरे बंधु। तो ये तमाम लोग जो ये हालात है तो प्राइवेट बैंक में खाता खोलने का क्या मतलब है? जो बैंक चलाने वाले ही अगर भाग जाएंगे बैंक का पैसा लेके तो क्या गारंटी है? ये है ना, वो तो जब तक वो चल रहे हैं, चलिए ये तो पैसा रिकवर हो गया, ये बड़ी बात है। तो ये तो इस पर तो अगर भरोसा किया जाना चाहिए कि पैसा रिकवर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि और उसमें जांच की भी शुरुआत हो चुकी है, कमेटी की बना दी गई है, तो जांच शुरू हो जाएगी। तो फिर इसके बाद मुद्दे को जो है एक तरह से हाल फिलहाल तो क्लोज ही माना जाए कि भाई ये मुद्दा जो है शांत हो चुका है। अब विपक्ष उसको किस रूप में आगे बढ़ाता है वो तो देखने की बात होगी। जब उसमें और बाकी क्या गुंजाइश है, जांच के ऑर्डर भी हो चुके हैं, कमेटी बन रही है, कमेटी का गठन होने जा रहा है और कहा जांच शुरू होगी और पैसा रिकवर हो गया है तो काफी कुछ उसमें बैलेंस हो गया। अब तो विपक्ष को देखना है कि आगे वो इसमें क्या एंगल निकालते हैं। बाकी तो आज की कार्रवाई में तो यही था मुद्दा और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो काफी कुछ ठीक हो गया। कांग्रेस का जो है विधायकों का प्रदर्शन था तो विधानसभा का घेराव था तो वो भी एक मुद्दा बना रहा। तो वो विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आपत्ति उठाई कि ये इससे जो है काफी व्यवस्था गड़बड़ा गई सदन के संचालन को लेकर और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जियों को दूसरे द्वार से दरवाजे से विधानसभा में आना पड़ा। तो इससे काफी जो है इसमें कुछ इस तरह से प्रदर्शन का तरीका कुछ अलग होना चाहिए कि दरवाजे वगैरह ना घेरे जाए और दरवाजे बंद ना किए जाए। तो ये भी मुद्दा था, इस पर भी चर्चा हुई।
तो आज तो ठीक ही है कि वह एक अच्छी खबर आई कि पैसा रिकवर हो गया। ये है। सुरेंद्र जी, अब अगला स्टैंड क्या रहेगा पार्टी का, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि पैसा रिकवर हो गया है, सरकार का पूरा पैसा सुरक्षित है, और जिस तरह से आपने मांग की थी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जांच कमेटी का गठन भी हो गया है, अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देखिए, हम सरकार से एक ही चीज चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, सरकार उस वादे पे पूरा उतरे। सरकार पारदर्शिता से परे है। सरकार में अब भी ये चीजें, सरकार ये बताए कि जो श्रम विभाग में घोटाला हुआ था, जिसके अंदर 1500 करोड़ का बड़ा घोटाला है, उसके अंदर सरकार ने अब तक कितने लोगों को पे एफआईआर दर्ज की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो फर्जीवाड़ा टोटल 1,93,000 फर्जी नाम मजदूरों के उसमें पाए गए थे, जिनके पास फर्जी तरीके से पैसा जा रहा था। तो सरकार ने अभी तक वो चीजें स्पष्ट नहीं की हैं। दूसरा, एचपीएससी के अंदर जो आप नौकरियां दे रहे हो, बेरोजगारों को जो आप इतने सालों तक तड़पा रहे हो, उनकी रोजगार की जो आस है, उम्मीद है, वो खत्म होती जा रही है। आप उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे हो और बाहर के प्रदेशों से नौकरियां लाकर दूसरे नौजवानों को, दूसरे प्रदेशों के नौजवानों को दे रही हो। क्या हरियाणा के अंदर काबिलियत नहीं है? हरियाणा के नौजवानों के अंदर काबिलियत नहीं है? हरियाणा में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, सभी प्रकार के अच्छी एजुकेशन लिए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन ली हुई है, तो उनको आप नौकरियां प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी पीछे ही आपके चैनल के माध्यम से ही किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि हम तो जी पूरे इंडिया से देखो सबको नौकरियां दे रहे हैं। अरे आप हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा की बेरोजगारी तो आप दूर कर नहीं पा रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी दूर करने चले हो आप। और जो नशे के ऊपर हमारी बात है, हमारा जो मुद्दा नशे का भी है कि आज प्रदेश के अंदर नशे की जो खेप है या नशे का जो फैलाव है बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो सरकार इसको किस तरीके से इसकी क्योंकि कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, सरकार की नाक के नीचे नशा बिक रहा है, हर गांव, हर गली, हर चौक पे नशा बिक रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई नौजवान मर रहा है, यहाँ चाहे वो इंजेक्शन लगा के, चाहे वो ओवरडोज के तरीके से, चाहे वो एक चिट्टा नाम से चला हुआ है नशा, वो करके। तो सरकार की पारदर्शिता और सरकार की कानून व्यवस्था दोनों में ही मिलाप नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो सरकार ये बताए कि सरकार इस मुद्दे पे कैसे इसको स्पष्ट करेगी। और जो धान घोटाला हुआ था, आपने उसमें कुछ लोगों को हमने आवाज उठाई तो तब आपके सामने आया। आपने अभी कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि पोर्टल के अंदर तो इतनी खामियां हैं कि पोर्टल के अंदर पता नहीं कितने लोग, किसी का नाम फर्जी तरीके से चढ़ रहा है, किसी की फसल फर्जी तरीके से बिक रही है और किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो आप ये चीजें भी स्पष्ट कीजिए कि आपने पोर्टल के ऊपर जो है वो कौन सी निगरानी कमेटी बनाई हुई है कि वो पोर्टल का पूरा ध्यान रख सके। और इसके अलावा जो आप खिलाड़ी हैं हमारे प्रदेश के, जो खिलाड़ियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये प्रदेश नंबर 1 हुआ करता था खेल के मामले में, लेकिन अभी पिछड़ता जा रहा है। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा दो नौजवान बच्चे जो खेल ग्राउंड पर ही उनके ऊपर वो पोल गिरने से एक्सपायर हो गए। तो ये बड़ी दुखद बात है कि आप जो जितने ग्राउंड हैं, जितने भी खेल मैदान बने हुए हैं, उनको ना तो संभाल पा रहे हैं, ना ही आपके पास उनका प्रॉपर रिकॉर्ड है। और एमएसएमई में आपने जितने उद्योगों को लोन दिया, उनमें कितने बंद हो गए, आज तक आपके पास उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। आप उसको आंकड़ों में गिन देते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार के लिए एमएसएमई में लोन दे दिया, लेकिन आपके पास वो भी आंकड़े नहीं है। तो ये सारी बातों पे बीजेपी सरकार को देखना पड़ेगा, तो उनको पारदर्शिता लानी पड़ेगी, लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए कि लोग ये कहें कि हाँ हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारी चल अचल संपत्ति सुरक्षित है, हमारी जान माल सुरक्षित है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है सर। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजिता जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। रजत जी, आपका क्या स्टैंड है, इनेलो का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि विपक्ष तो इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई पारदर्शिता लाइए और बताइए कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। क्या स्टैंड है इनेलो का इस पर? देखिए, पहली बात तो बैंक से तो कभी सुना ही नहीं था कि पहले तो बहुत घोटाले होते थे, घोटाले में पैसा जनता का जो है ये घोटालों के जरिए लूटा जा रहा था। अगर अब बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर तो कल को तो फिर अब लॉकर में सोना सुरक्षित नहीं है, उसकी भी खबरें आ रही हैं, जेल में कैदी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में
आवाम सुरक्षित नहीं है। आवाम छोड़िए, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। एक क्राइम ब्रांच के ASI थे, उनको गोली मार दी गई थी। एक DSP साहब थे बिश्नोई जी, उनको गोली मार दी गई थी। तो आए दिन हरियाणा की जो सड़कें हैं, इवन विधायक सुरक्षित नहीं है। सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, सरेआम मर्डर हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के कोई प्रवक्ता, भाजपा के विधायक है राम कुमार गौतम जी, कह रहे थे कि हमें जो है यूपी का मॉडल कॉपी करना चाहिए। तो आप क्राइम का रेट तो देखिए, यूपी तो नंबर 1 पे है हर चीज के अंदर, क्राइम के अंदर। तो अगर आप उसको ही कॉपी कर रहे हो, और आप भी कोई कम नहीं है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं। जो एक लिस्ट आई थी सेंटर की सबसे है सुरक्षित राज्यों की, उसमें हरियाणा नंबर 1 पे था। अगर इतना ये राग लाते हैं तो सुरक्षित तो आज कोई भी नहीं है। विधायकों तक को जाना पड़ता है। हमारे प्रदेश है जिसको गोलियों से भून दिया गया था। तो वैसे तो फिरौतियां बहुत से विधायकों को आ रही है, फिरौतियों की मांग। उसके बाद मुद्दा दूषित पानी का उठाया गया। निश्चित तौर पे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और जो जल शक्ति जो मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट के अंदर हरियाणा नंबर 2 पे था जो कंटामिनेशन के अंदर, और कैंसर के केसेस अब पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में बढ़ रहे हैं। हमारी नदियों को दूषित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालकर डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। ये मुद्दा अर्जुन चौटाला जी ने भी उठाया सदन के अंदर। और अब विकसित भारत की बात कर रहे थे ये, तो भाई 33 ईयर प्लान तो हमने पहली बार 2047 का सुना। ये लोग तो 5 ईयर प्लान लेके आते थे, सेंटर मैक्सिमम 20 लाती थी। तो 33 साल का प्लान लेके आ गया, और उसी से उसका इनका नॉन सीरियस नेचर जो है वो दर्शाता है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, मैं सुन रहा था अभी पहले जब मैं जुड़ा उस समय, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि जनता का जो पैसा है वो सुरक्षित है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके समय के अंदर 32 शहरों के अंदर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, 30,000 रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की गई, वो घोटाला हुआ। MBBS के अंदर भी जो सिलेक्शन की सीटें उसमें घोटाला। उसके बाद शराब घोटाला हुआ 15 जिलों में। पहले कोरोना काल में 75,250 पेटियां गायब हो गई। और बड़ी हैरानी की बात है कि 7.5 लाख पेटियां केवल सोनीपत मूर्ति से गायब हो गई। निगमों के अंदर आए दिन इनके घोटाले, कहीं 200 करोड़ का, कहीं 500 करोड़, कहीं 300 करोड़। ये फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर 100 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। CAG की रिपोर्ट अभी जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर CAG ने ये बताया कि भाई आपका 435 करोड़ का जो आपके रेवेन्यू लीकेजेस है, सिस्टमैटिक लैप्सेस है, उसके अंदर आपका 400, और पिछली बार भी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी लगभग 700-800 करोड़ का पिछले जो विधानसभा सत्र था बजट का, उसके अंदर बताया गया था। CAG की रिपोर्ट बताती है कि 5,000 करोड़ को आपका माइनिंग का राजस्व का जो आपको नुकसान हो रहा है। उसके बाद दान घोटाला पिछला भी, और इस बार का भी चना घोटाला पिछली बार का था, बारदाना इस बार बाजरे का। उसके बाद 162 करोड़ का पेंशन का घोटाला। उसके बाद 125 करोड़ का MHCI का घोटाला। PM आवास योजना का 14,046 करोड़ का घोटाला। स्कॉलरशिप स्कीम का 144 करोड़ का घोटाला। 7.5 लाख करोड़ का भारत माला प्रोजेक्ट का घोटाला। स्किल इंडिया का 15,000 करोड़ के लगभग का घोटाला। आयुष्मान योजना का इतना बड़ा घोटाला है कि उसमें तो 10 लाख ऐसे थे जिसको एक ही कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर मृतकों को उसमें रजिस्टर कर दिया गया था। उसके बाद आयुष्मान के बाद इनका ग्रामीण विकास योजना के अंदर घोटाला। 200 करोड़ का अयोध्या धाम का घोटाला। द्वारका एक्सप्रेस वे में तो आपको पता ही होगा, वो लगभग 300 करोड़ की किलोमीटर की इन्होंने सड़क बनाने का काम किया था। उसके बाद फसल बीमा योजना में आए दिन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में घोटाले सुनने को मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, PM जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर 1,000 करोड़ का तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत इनके नेता भाजपा के बोलते हैं कि हरियाणा से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हरियाणा से कोई फायदा नहीं हुआ। 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज किया है हरियाणा से, किसानों से ले लेके। आए दिन सड़कें टूटी पड़ी है मूलभूत सुविधाओं के लिए। हर छोटी छोटी मतलब पेंशन के अंदर इन्होंने, जो व्यक्ति की उम्र 70 से ऊपर है, किसी की व्यक्ति की उम्र 40 लगा दी, किसी की 48 लगा दी। मंत्री जी ने उठ के टीवी पे बैठ के कृष्ण रेड्डी जी ने बयान दे दिया कि अब क्या 40-48 की। आपने जानबूझ के जिनकी उम्र नॉर्मल है, पेंशन जो ले रहे थे, काटने के लिए उनकी उम्र छोटी गई। किसी का मुखिया, किसी अलग अलग किसी व्यक्ति को उनका मुखिया घर का बना दिया, किसी की कहीं जोड़ दी। एक
व्यक्ति की अभी केस आया था पीछे, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है काफी पहले, शायद 2019 में सविता नाम था उनका। उनके नाम के ऊपर 90 गाड़ियां रजिस्टर कर दी, अलग 16 डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और सिर्फ पेंशन काटी गई। कितने सारे लोगों की अब आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बस भी भर के गई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने, जो जीवित थे, जिनको मृत घोषित कर दिया। आप एक बात बताइए, इतनी योजना, जितनी योजना और जितनी योजनाओं के नाम लिखते हैं, तकरीबन हर योजना के अंदर हजारों करोड़ के घोटाले, तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं। और ये सारा पैसा किसका है? ये सारा पैसा जनता का है। अगर ये जनता के पैसे के साथ अगर ये बोलते हैं कि एक एक पैसे का मोदी और सैनी जी की सरकार है, और ये होने के बाद अगर ये हाल है, और इसमें तो मैं अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आधे से जो ज्यादा घोटाले तो मैं अभी यहाँ कोट भी नहीं कर रहा हूँ कि एक लिस्ट जो अखबारों में आए दिन आते हैं कि आज यहाँ मनरेगा में इस डिस्ट्रिक्ट में घोटाला में हो गया, रजत जी जवाब ले आपने जो सवाल उठाए। जी रविंदर जी, वो कह रहे हैं कि भाई अंदर खाने घोटाले चलते रहते हैं, और जिस तरह से जो कर्मचारी अधिकारी हैं भ्रष्टाचार करते रहते हैं, नुकसान तो जनता का होता है, सरकार का होता है, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई होती है, पहले क्यों नहीं जागी जाती है? इनके 2 एमएलए हैं। ये एक एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जाकर के एमएलए बना, उसको नेता भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ये तो हरियाणा की पिक्चर ऐसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा जैसा बुरा प्रदेश सारे देश के अंदर कोई है ही नहीं। आज मेरा इन लोगों से एक निवेदन है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है सदन के माध्यम से, सदन में, विधानसभा में, कि आप लोग कुर्सियां खाली करके क्यों जाते हैं, आप लोग बाइकाट क्यों करते हैं सदन का, आप बैठ करके चर्चा करो। और इन मुद्दों के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हो, जब ये बिल्कुल सारे हरियाणा की जनता ने क्लियर करके कह दिया है। आज हरियाणा के बुजुर्ग बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि 200 रुपए और साथ में ब्याज के साथ जिनकी पेंशन रुकी हुई थी वो खाते के अंदर आ गई है। जो पैसा कल 4 कर्मचारियों की वजह से एक प्राइवेट बैंक के अंदर गड़बड़ी के अंदर हरियाणा का गया था, वो साथ के साथ वापस आ गया है। और यदि हरियाणा आज ये जैसा हरियाणा प्रदेश को दिखाना चाह रहे हैं, मेरा कांग्रेस से भी निवेदन है, आप विपक्ष की भूमिका प्रदेश को और देश को देखते हुए अदा कीजिए। आज प्रदेश को और देश को बदनाम करने का काम मत करें। आज आप जाकर के एआई समिट के अंदर जाकर के आप वहां पर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज विधानसभा के अंदर आप उन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं जिनका कोई लेना देना है नहीं, और उसके बाद आप वॉकआउट कर जाते हैं। आज हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जो है वो सारे प्रदेशों के अंदर सबसे ज्यादा है। आज हरियाणा के अंदर 24 की 24 फसलें हैं जो एमएसपी के ऊपर बिकती हैं, और जिन बातों को ये घोटाले का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था है, आज हरियाणा के अंदर ई टेंडरिंग व्यवस्था है। यदि कोई कहीं पर कोई गड़बड़ी करता है, पकड़ा जाता है। आज हरियाणा की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो पूरी मजबूत है। जैसे कोई भी जो अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है, साथ के साथ पकड़ करके अंदर कर देती है। और ये जो कह रहे हैं, मेरे भाई कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर एचपीएससी के अंदर, अरे भाई यदि आप लोग भर्तियां ठीक करते तो 2-2 मुख्यमंत्री अंदर क्यों जाते? यदि आज हरियाणा के अंदर पारदर्शिता के ऊपर नौकरी मिल रही है, यदि योग्य लोगों को नौकरी देनी है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश को बदनाम करने का काम ना करें। आज हरियाणा को देख करके, देश को देख करके आप अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। आज हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। 2100 रुपए आज हर बहन के बेटी के खाते के अंदर जाने लगे हैं। आज हरियाणा देश का ऐसा पहला, वही मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा होता तो आज हरियाणा सारे देश को हीरो होंडा और मारुति की कार को आज सारे प्रदेशों के अंदर देने का काम कर रहा है, सारे देश के अंदर भेजने का काम कर रहा है। आज मेडिकल कॉलेज 15 हो गए हैं और नए बनने लग रहे हैं। आज 80 नए कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं। सिविल हॉस्पिटल आज 80 से ज्यादा आज जो है वो नए बनाए जाएंगे। 100 ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा प्रदेश के अंदर लग गए हैं। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। आज हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें हो गई हैं, और आज हरियाणा सबसे ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट करता है। तो मेरा निवेदन ये है कि विपक्ष के मेरे साथियों से कि विपक्ष की भूमिका ऐसे तरीके से हमें निभानी चाहिए जिसके अंदर प्रदेश को बदनाम न करें, देश को बदनाम न करें। ठीक है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट सबका ले लेती हूँ। सुरेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार
जो है वो विपक्ष की भूमिका देख रही है। भूमिका तो विपक्ष की है, क्योंकि भूमिका के कारण ही विपक्ष जनता की आवाज बनके जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखता है। और विपक्ष का जो मुद्दा है वो ये है कि आप ये बताएं कि आज हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, गैंग बनते जा रहे हैं, गैंगवार हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, छीना झपटी हो रही है। और इसके अलावा नशे की जो इस टाइम नशे की हालत है, नशे की जो प्रदेश की हालत है नशे के अंदर, तो बेइंतहा नशा बिक रहा है। कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार की कोई निगरानी नहीं है। अगर सरकार की निगरानी होती तो क्या नशा रुक नहीं जाता। और जो ये घोटाले हो रहे हैं, वो चाहे निगम में हो, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे निकाय में हो, किसी में भी हो, वो हर जगह आप देखिए सरकार की कोई निगरानी कमेटी नहीं है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार के वहां पे एम्प्लॉइज नाम मात्र खड़े होते हैं। आप देखिए कहीं पे जो है वाटर लॉकिंग के लिए वाटर लॉकिंग होता है, रेन वाटर पाइप डल रहे हैं, उनके अंदर घोटाला हो रहा है। जो सरकार ने बड़े बड़े लैंप लगा दिए हैं सड़कों पे, जहां जरूरत भी नहीं थी वहां पे भी लगा दिए। चलो अच्छी बात है आपने लगाए, लेकिन एक एक खंबा जो 70,000 रुपए का है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू जाके देखें तो 35,000 में मिल जाता है वो, और उससे बेटर क्वालिटी का मिल जाता है। तो सरकार की निगरानी कमेटी उस पर कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसके अंदर आधे मार्जिन में कहां जा रहा है पैसा, ये जनता की कमाई का पैसा है, आप उसको कहां लेके जा रहे हैं। फिर एचपीएससी का मामला, जो मेरे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो योग्य हैं उनको दे रहे हैं। अरे भाई, हरियाणा के योग्य वालों को क्यों नहीं देते हो आप? हरियाणा में क्या योग्यता नहीं है? इसका मतलब आप हरियाणा के नौजवान को बेकार निठल्ला समझते हैं। हरियाणा के नौजवान की नौकरी पर, हरियाणा की नौकरी पर हरियाणा के नौजवान का सबसे पहला हक बनता है, और हरियाणा के अंदर पूरे काबिल नौजवान हैं। आज हरियाणा पढ़ाई के मामले में सबसे आगे था, लेकिन इन्होंने पीछे कर दिया। खेल के मामले में सबसे आगे था, इन्होंने पीछे कर दिया। ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। खेलों में नौजवान पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डाइट प्लान सही नहीं है। उनको जो दही अगर मिलना है तो कितना दही मिलना है, उसके अंदर पानी मिला के दिया जा रहा है। उनको जो दूध की क्वांटिटी मिलनी है, वो दूध प्रॉपर डाइट दी नहीं जा रही है। तो ये सारे मामले हैं जो घोटाले हैं, और इनको उजागर करना विपक्ष का कर्तव्य है। अच्छी और बात है विपक्ष सर। हमेशा सड़क पे भी और सदन में भी इसको उठाता रहेगा। रजत जी, आप क्या कुछ कहेंगे? प्रवक्ता जिनका नाम रविंद्र सांगवान बताया, इनकी इस बात से आपत्ति है जो इन्होंने कहा कि भाजपा ने इनका हमारा एक विधायक बनाया। तो आप अपनी गवर्नमेंट से आप ये बयान दिलवा दीजिए भाजपा सरकार से, अगर आपने बनवाया है। अगर आपकी, मैंने ये नहीं कहा कि हमने बनवाया, मैंने ये कहा कि वो बीजेपी से गया। अब बीजेपी से गया, अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद ये प्रदर्शन के लिए बोल रहे थे कि प्रदर्शन करके सरकार बदनाम होती है। मतलब ये लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भी करें और इनके खिलाफ कोई कुछ बोले भी ना। और मुझे तो लगता है, हमने तो तब से शुरुआत से सुना था कि एक मजबूत जो विपक्ष है उसका ये कर्तव्य नहीं, प्रदर्शन कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हरियाणा के सभी बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई पेंशन सबके खाते के अंदर आ चुकी है, 200 रुपए बढ़ के आ चुकी है, तो फिर आप इस मुद्दे को दोबारा फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं जब हरियाणा सारा कह रहा है। ये बीच में सांगवान साहब, ये मेरे को बड़ी अच्छी तरह आता है, लेकिन मैं अपनी तहजीब यहाँ भूलना नहीं चाहता एक प्रवक्ता की वजह से, कि मैं आपके इस तरह से तड़ाक पे आ जाऊं और एक एक का काउंटर करूं। जब आप बोल रहे थे ना, तब मैं एक एक बात का मेरे पास मैंने नोट डाउन किया, आपकी तरह बीच में इंटरप्ट नहीं किया। रजत जी, बात पूरी कीजिए अपनी सर। उसके बाद ये बात बोल रहे थे कि डिजिटल आईडी, डिजिटल आपका पता है आपको ये कहाँ से पीछे से आपका है? ये क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या एजेंडा 2030 है? इससे पहले का क्या एजेंडा था? कौन इजराइल कैसे आपको पुश कर रहा है? किस हरदीप पुरी का किस चीज में नाम आया? उसके बाद ये पेंशन या आपकी डिजिटल से कटी है, पीसीपी में किसी का नाम कहीं जोड़ दिया, प्रॉपर्टी आईडी में, किसी फैमिली आईडी में, हर डिजिटल एक मैस है। वो सीएससी सेंटरों के बाहर लाइन लगी पड़ी है कागज लेके, चाहे बुजुर्ग है या चाहे कोई है, हमारे अपलोड कर दो। सर सर्वर डाउन है, सर सर्वर तो रात को 12 बजे चलेगा, सर सर्वर डाउन है। मतलब आपने कभी ये देखा कि ऑफिस का टाइम 5 बजे तक है और सर्वर नहीं चल रहा, और एक कर्मचारी सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि उसका सर्वर डाउन है। ठीक है, मतलब आप तनख्वाह 5 बजे तक की ले रहे हो और आपका सर्वर कितनी देर तक चलेगा, तभी तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे।
डिजिटल की वजह से आपने कितनी परेशानियां करी। ये कह रहे हैं 24 फसलों के ऊपर हरियाणा एमएसपी दे रहा है। पहले तो अगर आप 24 फसलों के नाम अगर आपको पता हो और सबके आगे मुझे बताइए, मैं ग्राम पूछ रहा हूँ आपसे, किलो भी नहीं पूछता, मुझे ग्राम में बता दीजिए कि 24 फसलों में ठीक है रजत जी, 250 ग्राम भी हमने और एक भी फसल के ऊपर एमएसपी में खत्म। मैं आपको बोलने तो दीजिए ना, बीच में 4 महीने उन्होंने बोल दी, मेरा तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। आप 2 मिनट का समय तो होगा ना आपके पास। ठीक है सर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप। मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद कह रहे थे कि हमारी बासमती, अरे 40 साल से त्रावड़ी मंडी का पता ही नहीं है इनको, शायद ये लगता है त्रावड़ी शहरी भाजपा के आने के बाद ये तो सब शुरू से जा रहा है हमारा बासमती, और उसके अंदर तो आप एमएसपी भी नहीं देते हो, एमएसपी से भी बाहर है। उसके बाद खिलाड़ियों की बात हो रही थी, अरे खेलो इंडिया का सारा बजट दे देते हो गुजरात के अंदर यार आप है, अपने खिलाड़ियों में इतनी भी आप अपनी सरकार में इतनी भी शर्म नहीं आप ये बोल सको मेडल लाए हरियाणा के हमारे बच्चे, और आप कहते हो कि हम बजट देते हो आप सारा का सारा गुजरात के अंदर। आपके अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी तो मर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन में नहीं रखी गई आपके, वो बेचारा लटक के जवान छोकरा किसी का चला गया सारी उम्र के लिए। आपको पता है कि घर का किसी का चिराग जाए तो क्या, और वो भी आपकी नाकामी निकम्मेपन की वजह से। उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने 2-3 बातें करी, बाहर के बच्चों को नौकरी, एसटी के अंदर बात करी, सबसे ज्यादा राजस्थान के 160 बच्चे एसटी में लगे। अब मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर कर दूं, जितने बच्चे लगे बाहर के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर लगे, एसटी ओबीसी का एक भी बच्चा बाहर से नहीं लगा, सारे जनरल कैटेगरी में लगे। और राजस्थान के अंदर हरियाणा का अगर एक भी बच्चा लगाओ, क्योंकि वो पूरे देश में से बाहर के बच्चों की परसेंटेज 1.05% है और हमारी 22.29। क्या यहाँ केरला का बच्चा लग जाता है? क्या केरला के बच्चे हरियाणा के बच्चे को मलयालम आती है? यहाँ आके आंध्रा का बच्चा लग गया, तेलुगु आती है हरियाणा के बच्चों को कंपल्सरी कर रखी है। महाराष्ट्र के साथ लगे वहां मराठी कंपल्सरी है, पंजाबी कंपल्सरी है, 10वीं के अंदर लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। और पंजाब के 91 बच्चे हरियाणा में आके लग जाते हैं, यूपी के 80 लग जाते हैं, दिल्ली के 96 लग जाते हैं, चंडीगढ़ का लगते हैं, यूपी के 80 लगते हैं, महाराष्ट्र तक के, झारखंड के। अच्छी बात है सर, आप ये तमाम सवाल उठा रहे हैं, आपका काम भी है विपक्ष के तौर पर ये तमाम सवाल उठाना। उम्मीद भी हम करते हैं कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का मामला सदन में जोर शोर से उठा है, मुद्दे पर घमासान जारी है और आगे ये मुद्दा किस तरह से रुख अपनाता है देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।